आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल, जो राज्य कभी पूरे भारत का एक बहुत बड़ा औद्योगिक और बौद्धिक पावर हाउस हुआ करता था, वो आज इस तरह के गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से क्यों गुजर रहा है। ये पूरी चर्चा उस स्रोत सामग्री पर आधारित है जो इस राज्य के ऐतिहासिक उत्थान और आज की व्यवस्था की जमीनी हकीकत को एक साथ जोड़कर देखती है। तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं, वो एक बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं कि एक हैरान करने वाला विरोधाभास पेश करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ वो गौरवशाली अतीत है जहां से रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े विचारकों ने जन्म लिया। ये वो प्रगतिशील राज्य था जिसे पूरे भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो मिली थी। और दूसरी तरफ आज की सच्चाई है, जहां न्यूज हेडलाइंस एसएससी घोटालों, संदेश खाली जैसे मामलों और भीषण बेरोजगारी से भरी रहती है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि समय के साथ किसी राज्य की पूरी पहचान आखिर इतनी कैसे बदल सकती है। इस पूरे बदलाव को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। हम बंगाल के सुनहरे दौर से शुरू करेंगे, फिर पूंजी पलायन, वामपंथी शासन का प्रभाव, टीएमसी का उदय, घोटालों की सच्चाई और अंत में कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक जमीनी हकीकत का एक तटस्थ विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, बंगाल का सुनहरा दौर। आइए सबसे पहले समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का ग्लोबल दबदबा कितना ज्यादा था, इसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। मेरा मतलब है, जरा इस बात पर गौर कीजिए कि 17वीं सदी में पूरी दुनिया की जीडीपी का 12% हिस्सा सिर्फ अकेले बंगाल से आता था और दुनिया भर के कच्चे रेशम के एक्सपोर्ट का 80% यहीं से जाता था। ऐसा कहा जाता है कि रोम की रानियां तक बंगाल की मलमल पहना करती थीं। शिक्षा की बात करें तो 1817 में हिंदू कॉलेज जैसे आधुनिक शिक्षण संस्थान यहीं बने। और तो और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो पूरे देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% हिस्सा सिर्फ बंगाल से था। भारत का पहला आईआईटी भी तो यहीं खुला था। इसमें कोई शक नहीं कि ये देश का सबसे बड़ा इंजन था। भाग 2, पूंजी पलायन और अस्थिरता। अब देखते हैं कि ये तस्वीर बदलनी कैसे शुरू हुई। स्रोत सामग्री 1960 के दशक के अंत को उस टर्निंग पॉइंट की तरह दिखती है जहां से व्यवस्था डगमगाने लगी। 1967 में एक बहुत ही भयानक खाद्य संकट यानी फूड क्राइसिस आया, जिसने उस वक्त की सरकार को हिला कर रख दिया और कांग्रेस चुनाव हार गई। इसके बाद जो गठबंधन सरकारें बनी वो टिक नहीं पाई। 1968 में मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के एक कार्यक्रम में भीषण हिंसा भड़क उठी, जो उस वक्त सड़कों पर फैल रही अराजकता का एक बड़ा संकेत थी। और यही लगातार बढ़ती अस्थिरता आगे चलकर 1977 में वामपंथियों यानी सीपीआईएम को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में ले आई। अब इस राजनीतिक उथल-पुथल का सीधा असर व्यापार पर क्या पड़ा, इसका एक बहुत ही कड़वा उदाहरण स्रोत में दिया गया है। आदित्य बिरला की घटना। उसी दौर में भारत के जाने माने उद्योगपति आदित्य बिरला जी के साथ राइटर्स बिल्डिंग के ठीक सामने बदसलूकी की गई। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें अंतर वस्त्रों में चलने पर मजबूर किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ होगा। उन्होंने तुरंत अपना सारा इन्वेस्टमेंट बॉम्बे शिफ्ट कर दिया और फिर कभी बिजनेस के लिए कलकत्ता लौटकर नहीं आए। इस एक घटना ने बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटल फ्लाइट यानी पूंजी पलायन को ट्रिगर किया। भाग 3, वामपंथी शासन का प्रभाव। आइए देखते हैं कि ये अस्थिरता कम्युनिस्ट युग के 34 सालों में कैसे एक पक्की व्यवस्था बन गई। उस दौर का एक नारा बहुत मशहूर हुआ, स्रोत भी इसका खास जिक्र करता है, कंप्यूटर खावे ना लोग खावे, जिसका मतलब है कि क्या कंप्यूटर खाना खाएंगे या इंसान खाएंगे। देखिए, 1980 के दशक में जब पूरा भारत आईटी क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हो रहा था, तब इस विचारधारा के चलते बंगाल में आधुनिकीकरण का कड़ा विरोध हुआ। आक्रामक ट्रेड यूनियनों और रोज-रोज की हड़तालों ने उद्योगों की कमर तोड़ दी और नतीजा, बंगाल के हाथों से आईटी क्रांति का वो सुनहरा मौका पूरी तरह फिसल गया और वो सारा का सारा नया तकनीकी सेक्टर बैंगलोर की तरफ चला गया। आर्थिक नुकसान तो अपनी जगह था ही, लेकिन स्रोत एक और आंकड़ा सामने रखता है जो वाकई परेशान करने वाला है। बताया जाता है कि 34 वर्षों के उस लंबे शासन के दौरान राजनीतिक असहमति को कुचलने के लिए एक बहुत ही सख्त कैडर सिस्टम बनाया गया था और इस व्यवस्था के चलते 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गईं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जहां किसी भी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी और आवाज उठाने वालों को अक्सर हिंसक तरीके से दबा दिया जाता था। भाग 4, टीएमसी का उदय।
इन्हीं हिंसक और मुश्किल हालात के बीच बदलाव की एक नई आवाज उठी और ये आवाज थी ममता बनर्जी की। उनका सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 1990 में उन पर एक जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन वो डटी रहीं। फिर 1998 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, लेकिन उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2006 में, जब उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन को लीड किया। आपको याद होगा, यही वो समय था जब इन हिंसक झड़पों के कारण टाटा ग्रुप को अपनी नैनो फैक्ट्री बंगाल से समेटकर गुजरात ले जानी पड़ी थी। इन्हीं घटनाओं के दम पर सोनार बांग्ला यानी सोने का बंगाल बनाने का वादा करते हुए ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई। भाग 5, घोटाले और व्यवस्था की खामियां। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन बदलने से जमीनी हालात बदले? स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो बड़ा ही दिलचस्प है। उनका कहना है कि जो लोग पिछले 34 सालों से वामपंथी कैडर का हिस्सा थे, उन्होंने सत्ता बदलते ही बस अपने झंडे बदल लिए। यानी व्यवस्था वही रही, बस चेहरे नए हो गए। जबरन वसूली, सिंडिकेट का कब्जा और एक नई चीज कट मनी का सिस्टम, ये सब उसी तरह से चलता रहा। चाहे आपको मकान बनाने का सामान लेना हो या फिर यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता ही क्यों ना लेनी हो, हर जगह सिस्टम को एक कट मनी देना जरूरी सा हो गया। पुरानी खामियां नए सिस्टम में पूरी तरह घुल मिल गई और इस नई व्यवस्था में कई बड़े घोटालों के आरोप भी लगे। स्रोत मुख्य रूप से 3 बड़े मामलों की तरफ इशारा करता है। पहला, शारदा पोंजी घोटाला, जिसमें करीब 17 लाख आम लोगों के पैसे डूब गए और दुख की बात है कि 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। दूसरा, नारद स्टिंग ऑपरेशन, जहां 11 बड़े नेता कैमरे पर सरेआम पैसे लेते हुए देखे गए। और फिर सबसे बड़ा मामला, SSSC भर्ती घोटाला। यहाँ अयोग्य लोगों को नौकरियां दी गई, प्रशासन से 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ और आखिरकार हाई कोर्ट को एक ही झटके में 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करनी पड़ी। इन घोटालों ने न जाने कितने मेधावी युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। इन वित्तीय मामलों के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर भी स्रोत गंभीर सवाल उठाता है, जैसे संदेश खाली का मामला, जहां मुख्य आरोपी शेख शाहजहां प्रशासन की नाक के नीचे 55 दिनों तक फरार रहा। और अभी हाल ही में RG कर मेडिकल कॉलेज की वो बेहद दुखद घटना और उसके बाद सबूत मिटाने के जो गंभीर आरोप लगे, ये पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जिस प्रशासन की मुखिया खुद एक महिला है और महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, वहां लड़कियों को सुरक्षा के डर से रात में बाहर न निकलने की सलाह दी गई। भाग 6, कल्याणकारी योजनाएं बनाम आर्थिक सच्चाई। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। देखिए, इन सभी विवादों के बीच हमें निष्पक्ष रूप से एक बात माननी होगी। वर्तमान सरकार ने कुछ बहुत ही सफल कल्याणकारी योजनाएं यानी वेलफेयर स्कीम्स लागू किए हैं, जैसे कन्याश्री योजना, जिससे लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में काफी कमी आई, लक्ष्मी भंडार, जिसके तहत घर की महिला मुखिया के सीधे बैंक खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, रूपश्री और 2 रुपए किलो चावल जैसी योजनाओं ने वाकई लाखों गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत दी है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला मॉडल इतना कारगर रहा कि इसे देश के कई और हिस्सों में भी अपनाया गया। लेकिन असली पेंच यहीं फंसा है। जब स्रोत इन राहत योजनाओं की तुलना राज्य की लंबी अवधि की आर्थिक सच्चाई से करता है, तो तस्वीर डराने लगती है। जो राज्य 1960 में साक्षरता के मामले में महाराष्ट्र से भी आगे था और राष्ट्रीय GDP में 10.5% का योगदान देता था, आज वही राज्य मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में खिसककर 27वें नंबर पर आ गया है। GDP में इसका योगदान घटकर सिर्फ 6.5% रह गया है और राज्य में 1 लाख से ज्यादा लोग भीख मांगने को मजबूर हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडस्ट्री और स्थायी रोजगार न होने की वजह से पढ़े लिखे युवाओं को मजबूरी में अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सारी वेलफेयर स्कीम्स सिर्फ गरीबी को मैनेज कर रही हैं या फिर उसे जड़ से खत्म करने का काम कर रही हैं? वो बंगाल जो कभी पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल था, जो पूरे देश को रास्ता दिखाता था, क्या वो कभी अपनी उस ऐतिहासिक समृद्धि और गौरव को वापस पा सकेगा? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।